हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है आपका वन शॉट रिवीजन क्लासेस में, जहां पर हमारा एम है रिवाइज करना और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, जो कि मैं लगातार आप लोगों के प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप के थ्रू भी रिजॉल्व कर रहा हूं और इन क्लासेस में भी उनको लेने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके साथ साथ आपको मैंने बोला है प्रैक्टिस करने के लिए। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आप अपने स्कोर्स बेहतर कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी, यानी दोनों ही पेपर के लिए, तो ये बिल्कुल ये बात जो है वो लागू होती है। यूनिट 2 आज हम कवर करने वाले हैं, फुल यूनिट 2 एक वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें आप मत भूलिए। आप YouTube पे अगर देख रहे हैं तो लाइक करेंगे इस वीडियो को तो YouTube इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, हमारी कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के वन शॉट वीडियो को। सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन। एंड टुडेज वन शॉट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता क्या है ना। देखिए, रिसर्च यानी अनुसंधान। अनुसंधान जो है वो क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किस चीज़ का? कलेक्टिंग, ठीक है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, आप यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करके और इन्फॉर्मेशन को जो है वो पहुँचाते हैं। और कैसे पहुँचाते हैं? रिपोर्ट तैयार करके, है ना, थीसिस लिख के, और इसके अलावा कोई ना कोई कंक्लूज़न तक पहुँच के, है ना, जिसमें आप क्या कोशिश करते हैं? क्वेश्चंस का आंसर देना। जो भी क्वेश्चंस आपने, जिन क्वेश्चंस को लेके स्टार्ट किया, जैसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, तो ये एक स्टेटमेंट होता है। और हाइपोथेसिस भी आपको पता होगा कि कई तरीके के हो सकते हैं, कि एक डायरेक्शनल होता है, एक नॉन डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है, आप एक डायरेक्शन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रग का टेस्टिंग हो रहा है, तो आपने बोला दिस ड्रग इज़ पॉजिटिवली अफेक्टिंग दी लाइफ्स ऑफ पेशेंट्स। तो वो आपने एक डायरेक्शन दे दिया, पहले ही आपने बता दिया कि ये पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। वहीं अगर आपने सिर्फ न्यूट्रल रह के बात की किसी भी हाइपोथेसिस में, तो नॉन डायरेक्शनल हो जाता है, जहाँ पर आपने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। जैसे कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया कि द बेनिफिट ऑफ दिस ड्रग ऑन पेशेंट्स, तो ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट हो गया। तो ऐसे ही हाइपोथेसिस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना, इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हम चेष्टा करते हैं, हम कोशिश करते हैं थ्रू रिसर्च। नाम से ही पता चलता है, दो वर्ड से बना है, री और सर्च। री मतलब दोबारा और सर्च मतलब खोज। तो आप किसी चीज़ को दोबारा खोजते हो, जहाँ पर आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या होता है? पहले से जो भी अनुसंधान हो चुका है उसको आप अच्छे से उसका गहन अध्ययन करते हो, उसको डीप स्टडी करके, और उसमें जो भी कमियाँ, जो भी खामियाँ रह जाएँ, उनके ऊपर काम करते हो, ताकि आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और कुछ नया ऐड कर सको जो पहले से रिसर्च हो चुका है उसमें। हम उसी को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च जो है ये अनुभवजन्य जांच के माध्यम से नया ज्ञान उत्पन्न कराना या फिर मौजूदा ज्ञान को मान्य करना शामिल है रिसर्च में। तो यहाँ पर क्या करते हो आप? नया नॉलेज कुछ ना कुछ जनरेट करने की कोशिश करते हो, या फिर जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हो। वैलिडेट मतलब क्या होता है? इसमें आप जो है ना वो उस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हो जो पहले से एग्जिस्ट करता है। कोई भी आपने टॉपिक उठाया और उसको आपने प्रूव करने की कोशिश की, और उसको आप कैसे प्रूव करोगे? अलग अलग, जैसे कोई किताबें हैं, या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे आपके पास सबूत हैं, है ना, जिनके थ्रू आप उस नॉलेज को ट्रू प्रूव करने की कोशिश करते हो, है ना। और ये एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन इसमें शामिल होता है, यानी कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है ना। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन आप करते हो, जहाँ पर आप अपने अनुभव के आधार पर भी जांच करते हो और उसके बाद वैलिडेट करते हो चीज़ों को। तो ये हो गया रिसर्च का मीनिंग। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। रिसर्च के प्रकार देख लें सॉरी। तो देखिए, अगर प्रकार देखें तो इसमें जल्दी जल्दी हम इसको लेते हुए निकलेंगे। सबसे पहला होता है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च का एम क्या होता है? देखिए, तत्काल व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना मौलिक ज्ञान का विस्तार करना। मतलब देखिए, आप सिर्फ फंडामेंटल नॉलेज को यहाँ पर एक्सपैंड करते हो, और यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर फोकस नहीं होता है। मतलब इस चीज़ को आप जो है ना वो अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हो, इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं करते हो, बल्कि
उसी नॉलेज को, उसी फंडामेंटल नॉलेज को एक्सपैंड करते हो और ज़्यादा क्या करते हो, इस चीज़ को और ज़्यादा आप विस्तार करते हो, जैसे हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च का यही मतलब है कि जो भी फंडामेंटल नॉलेज है, कोई भी बेसिक नॉलेज है, उसको आपने और भी डिटेल में बता दिया, उसको बेसिक रिसर्च कह दिया। बात करें अप्लाइड रिसर्च की, तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब आपने प्रत्यक्ष अनुप्रयोगों के साथ व्यवहारिक समस्याओं को हल करने की कोशिश की, जहाँ पर उसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। नाम से ही पता चलता है, इसको हम अप्लाई करते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको हम अप्लाई करते हैं। तो मतलब ये अगर थ्योरेटिकल है तो ये प्रैक्टिकल है उसका, है ना, ये चीज़ याद रखना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पर खोजपूर्ण अनुसंधान में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और एक या फिर कोई भी फेनोमेना लेते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, है ना, और एक्सप्लोर करके और ज़्यादा उसको गहराई से समझते हैं। किसी भी समस्या, किसी भी घटना को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए इसको जो है और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करने के लिए किसी भी फेनोमेना को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, जहाँ पर ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप के तौर पे काम करता है, एक प्रारंभिक चरण के रूप में काम करता है। यानी कि कोई भी रिसर्च आप करना चाहते हो तो पहले उसका जो है पहला स्टेप ये हो सकता है कि आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लोर करोगे उतना प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होगा, और जब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा तभी आप क्लियर सॉल्यूशन तक पहुँचोगे। बढ़ते हैं अगली टाइप के रिसर्च पे। तो ये नाम से ही पता चल रहा है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पर हम डेस्क्रिप्शन पे ध्यान देते हैं, वर्णन करना, वर्णनात्मक अनुसंधान इसका नाम है। तो किसी भी घटना या जनसंख्या की विशेषताओं या कार्यों का वर्णन करता है, उसे हम कहते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शंस ऑफ अ फेनोमेना और पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए विशेषताओं पर बात किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक जो भी होता है, जो भी फंक्शंस हैं, है ना, उन पे बात किया जाता है, उनको डिस्क्राइब किया जाता है कि मतलब जो भी रिसर्च आप कर रहे हो, तो कोई भी आपने प्रॉब्लम लिया तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, तो इसी को हम कहते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसका एम यही होता है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे से दिया जाए, बहुत ही डिटेल में दिया जाए डिस्क्रिप्शन, तो इसको हम कहते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम इसमें भी फिर वही है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लगभग बराबर ही होते हैं, जहाँ पर आप किसी भी घटना के पीछे के कारणों या कारणों की व्याख्या करते हैं, जो भी क्या कारण है, क्या कॉज है और उसके रीजंस क्या हैं, वो फेनोमेना होने का। कोई भी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई भी फेनोमेना हुआ, कोई भी घटना हुआ, तो उस घटना के पीछे के जो भी कारण रहे होंगे उनकी व्याख्या आप करते हो, उनको एक्सप्लेन करते हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। वहीं क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा, इसका जो है हाईलाइट पॉइंट है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पर क्वालिटी, यहाँ पर बिहेवियरल डेटा के बारे में बात करता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता। तो जहाँ भी नंबर शामिल नहीं होंगे, बल्कि जो भी बिहेवियरल डेटा होंगी वो शामिल होंगी, ठीक है। तो जैसे इसका फोकस होता है कॉन्सेप्ट्स को समझने में, एक्सपीरियंस में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे अवधारणाएं, अनुभव, सामाजिक संदर्भ को समझने में, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जैसे आपने इंटरव्यू किया किसी का, तो वो क्वांटिटेटिव ना होकर क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, है ना। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा याद रखें कि न्यूमेरिकल डेटा आता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो आप, कोई भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, यानी यहाँ पर संख्यानात्मक डेटा का प्रयोग होता है, सांख्यिकी विश्लेषण भी इसमें शामिल होता है। फॉर एग्जांपल आपने सर्वे किया और सर्वे में आप देखना चाहते हो कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, कितने पॉपुलेशन वर्किंग है, कितना नॉन वर्किंग है, या फिर आपने मार्केट का डिमांड जानना चाहा कि कितना डिमांड है मार्केट में किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए आपने पैटर्न देखा कि जो भी लोग शॉपिंग करते हैं उनका पैटर्न क्या है, किस महीने में वो ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, किस महीने में कम शॉपिंग। तो ये सारे पैटर्न्स देखना, ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती हैं, मात्रात्मक अनुसंधान में आती हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला है सिस्टमेटिक होना चाहिए, कोई भी अनुसंधान व्यवस्थित तरीके से, कभी भी आप रिसर्च करोगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने सबसे पहले जो है रिपोर्ट ही राइट कर दिया, उसके बाद जो है आप प्रॉब्लम जो है वो आपने डिस्क्राइब किया, है ना, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप ये चलता है। रिसर्च का एक फिक्स्ड स्टेप होता है और उसको आप अगर फॉलो करोगे तभी आप रिसर्च आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मेथोडोलॉजी अच्छे से और बिल्कुल जो जांचा परखा मेथड्स हैं उनको लगाना है, प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से संरचित प्रक्रियाएं और पद्धतियों का पालन करना है। दूसरा है कि रिसर्च जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस आपने कुछ भी
ऐसा चीज़ ले लिया जो कि बिल्कुल वेग है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो कि अर्थ इज़ फ्लैट और नॉट, तो ये सबको पता है कि अर्थ जो है वो यहाँ पर राउंड होता है, और राउंड में भी टोटली स्फेरिकल नहीं होता है, बल्कि एलिप्टिकल शेप का होता है। अब आपने फ्लैट अर्थ प्रूव करने के लिए बहुत समय वेस्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं है इसका। तो लॉजिकल होना चाहिए, इसमें साउंड रीजनिंग होना चाहिए, थ्योरेटिकल फाउंडेशन होना चाहिए, जिस पे भी आप रिसर्च करना चाहते हो उसका सैद्धांतिक नींव होना चाहिए, उसका थ्योरी होना चाहिए, तभी तो आप उसके प्रैक्टिकल को प्रूव कर पाओगे। फिर रिसर्च एम्पेरिकल यानी अनुभवजन्य होना चाहिए, यानी कि ये जो है योग्य और औसत दर्जे के साक्ष्य पर निर्भर करना चाहिए, यानी कि ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल एविडेंस होना चाहिए। ऐसा एविडेंस ना हो जिसे मेजर ही ना किया जा सके। तो ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप अनुभव कर सको, वो एक्सपीरियंस बेस्ड जो है रिसर्च जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर रिसर्च रेप्लिकेबल होना चाहिए, यानी प्रतिकृति हो जाए उसको दोबारा भी किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप रिसर्च कर रहे हो तो वो जो भी आपका फाइंडिंग आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन कोई और रिसर्च कर रहा है तो नहीं आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरों द्वारा दोहराया जा सके ऐसा रिसर्च होना चाहिए, जिसको वेरीफाई किया जा सके, सत्यापित किया जा सके, वैसा रिसर्च होना चाहिए। अगले हम विशेषता पे चलते हैं, तो वो है नैतिक यानी एथिकल। तो रिसर्च हमेशा एथिकल स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन रखना है, किसी के काम को चोरी नहीं करना है आपको। रिसर्च में कहा जाता है प्लेजियरिज्म, ठीक है, जिसे कहते हैं हम हिंदी में अगर आप देखोगे तो इसको हम कहते हैं साहित्यिक चोरी। तो आपको किसी का भी काम चुराना नहीं है। अगर आपको किसी का काम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको वहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेंशन करना होता है, और इसके लिए बहुत अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं, जिसको भी हम आज देखेंगे रेफरेंसिंग स्टाइल्स। तो जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है APA, उसका भी एक रेफरेंसिंग स्टाइल है ना। तो अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं, उनको फॉलो करके आप रेफरेंस दे सकते हो। आप जो है मेंशन कर सकते हैं कि किसका आपने डेटा यूज़ किया है, किसके द्वारा प्रीवियस रिसर्च किया गया उसको यूज़ किया, ताकि नैतिक मानक और सिद्धांतों का पालन आप कर सको। रिसर्च में अगर आप एथिकली जितने ज़्यादा साउंड होगे, जितना स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स को अडीर करोगे, फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा बेहतर, उतना ज़्यादा विश्वसनीय रिसर्च आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। देखिए, एक एक चीज़ आपके सिलेबस से मैंने उठाया है ना, और एक एक चीज़ वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि और उसमें एक्स्ट्रा भी आपके लिए मैंने कुछ डाला है, ताकि किसी भी तरीके से इन रिवीजन में भी आपका पूरा का पूरा जो ये सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो पॉजिटिविज्म देखें तो ये एम्फेसाइज करता है, इसका जो पूरा फोकस होता है वो ऑब्जर्वेबल एम्पेरिकल एविडेंस पे होता है, यानी ऐसा एविडेंस जिसके साक्ष्य जो है वो वस्तुनिष्ठ हो, यानी कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को अज्यूम करता हो, और जिसे मेज़र किया जा सके, जिसे क्वांटिफाई किया जा सके, यानी कि मापा जा सके, परिमाणित किया जा सके। परिमाण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वांटिफाई किया जा सके, ऐसे मेथड्स को हम कहते हैं पॉजिटिविज्म में आता है। और इसका एम्फेसिस किस चीज़ पे होता है? अनुभवजन्य साक्ष्य पर, मतलब एम्पेरिकल एविडेंस हो, एक्सपीरियंस बेस्ड एविडेंस हो, और साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता हो, उसे हम कहते हैं पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, है ना। और वही अगर बात करें हम पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की, तो इसमें हम क्या करते हैं? देखिए, ये लिमिटेशंस जो पॉजिटिविज्म के हैं ना, उनको एक्नॉलेज करता है ना। जो भी प्रत्यक्षवाद की सीमाएं हैं उनको स्वीकार करता है, और ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि जो जितने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, वो फॉलिबल और थ्योरी लेडन होते हैं, यानी कि यह पहचानते हुए कि सभी अवलोकन दोषपूर्ण और सिद्धांत लादेन हैं। मतलब क्या है कि देखिए, हर चीज़ जो है ना वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो बिहेवियरल मैनर में आप देख सकते हो। आप यहाँ पर याद रखना, पॉजिटिविज्म में हम कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हैं, हम सिर्फ नंबर्स देखते हैं, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में वहीं पर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। किसी भी डेटा को हम कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे देखते हैं, यानी कि यहाँ पर कंपेरेबल डेटा, हम दो चीज़ों को कंपेयर करके देते हैं किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, आप देखते हो ना, कई बार पॉलिटिशियंस के कुछ कमेंट आते हैं, और वो पूरे स्पीच में जो है वो कमेंट, जो भी पॉलिटिशियन के कमेंट आते हैं, उनमें से कुछ पार्ट जो है वो चूज करके और निकाल लिया जाता है, और फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है उसी चीज़ के लिए। जबकि सबको पता है कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो चीज़ें कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उतने दूर का वो कट करके और फिर उस पॉलिटिशियन को बिल्कुल ही मजाक उड़ा दिया जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का। तो इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये पॉजिटिविज्म की जो भी खामियां रह जाती हैं उनके ऊपर काम करता है, और ये एम्पेरिकल डेटा और थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट दोनों को इनकॉर्पोरेट करता है, यानी ये अनुभवजन्य डेटा को भी और सैद्धांतिक संदर्भ दोनों को शामिल करता है। और ये स्वीकार करता है कि पूर्ण निष्पक्षता अपर्याय है, यानी कि
ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी को अटेन कर सके, यानी पूरी तरीके से निष्पक्ष हो सके, ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना। कहीं ना कहीं जो रिसर्चर है उसका अपना कुछ मानना होता है और वो भी दिख जाता है उसके रिसर्च में। कहीं ना कहीं वो कितना भी कोशिश करता है कि मैं जो है बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करूं, फिर भी। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में। जो भी अगर आपका इसमें डाउट रह जाए तो एक बार और आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करके वहाँ भी बता दूंगा, चूँकि क्लासेस में मैंने इसको अच्छे से कवर कराया है। आ जाते हैं हम अगले अपने मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान के कौन कौन से जो है तरीके हो सकते हैं, मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। नाम से ही याद रखिए ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी ये आपको लैब में होगा। यानी एक चीज़ हम देखिए ऐसे हम ये देख सकते हैं कि ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर कंट्रोल्ड कंडीशन होगा, मतलब एक लैब के भीतर जहाँ पर आप जो है जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो है ना ये क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ करता है, क्वांटिटेटिव डेटा का, और ये ऑब्जेक्टिविटी इसलिए इसमें ज़्यादा होती है ना, ऑब्जेक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे वही कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, जो आश्रित जो स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो उसका इफेक्ट होता है आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको देखता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम देखते हैं यानी किसी अन्य चर यानी आश्रित चर पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक चर स्वतंत्र चर में हेरफेर करना शामिल है। तो आप क्या करते हो, आप मैनिपुलेट करते हो एक वेरिएबल को, और जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये लैब के अंदर होता है, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, ये क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ करता है। और ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इसमें आप जो है ना ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान देते हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं यानी नियंत्रण समूह होता है। रैंडम असाइनमेंट हो जाता है यानी यादृच्छिक असाइनमेंट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रासंगिकता बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर सकें। और कंट्रोल्ड कंडीशन होता है, यानी मैंने बताया ना कि लैब बेस्ड कंडीशन। तो बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक, ये विशेषताएँ हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, और इस वजह से जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं ना, एक तो इंट्रिंसिक वेरिएबल होता है, एक्सट्रिंसिक वेरिएबल होता है। तो जो एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स के इफेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप ओपन इन्वायरमेंट में कोई भी स्टडी करते हो, किसी भी चीज़ के अगर आप जैसे आप क्या कर रहे हो, एथनिक स्टडी कर रहे हो, आप किसी एक कल्चर के बारे में स्टडी करना चाहते हो, तो वहाँ पर उनके ओरिजिनल इन्वायरमेंट में अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपका कंट्रोल होता है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रियलिटी को आप पा पाते हो। फिर देखिए यहाँ पर कॉजैलिटी यानी कार्य का कारण स्थापित करने की क्षमता होती है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो है एबिलिटी होता है कि आप कॉज फाइंड कर सको किसी भी चीज़ का। डिसएडवांटेज यानी इसका नुकसान भी है, क्या है, देखिए इकोलॉजिकल वैलिडिटी को लैक कर सकता है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है। अगर हो सकता है कि जहाँ ओरिजिनल इन्वायरमेंट हो, जहाँ उसका अपना असलियत वाला जो उसका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट होगा, जिस पर्यावरण में, जिस प्रभुत्व में वो रहता होगा ओरिजिनली, जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर वो चेंज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप कर रहे हो, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पर नैतिक बाधाओं की भी कमी हो सकती है, क्योंकि आप अपना रिजल्ट लाने के लिए हो सकता है कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके आप बता दो, तो एथिकल कंस्ट्रेंट भी यहाँ पर शामिल होता है। बात करें डिस्क्रिप्टिव मेथड की यानी वर्णनात्मक विधि की, तो यहाँ पर देखिए इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ अ सब्जेक्ट विदाउट इन्फ्लुएंसिंग इट। यानी इसमें क्या करता है, किसी भी विषय को प्रभावित किए बिना उसके व्यवहार को देखना यानी ऑब्जर्व करना, और उसका वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन करना शामिल है। इसी को हम कहते हैं वर्णनात्मक विधि, है ना। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करते हो और डिस्क्राइब करते हो किसी भी सब्जेक्ट का बिहेवियर, उसको इन्फ्लुएंस किए बिना। और इसके टाइप्स के बारे में देखें तो देखिए सर्वे यानी सर्वेक्षण, केस स्टडी और ऑब्जर्वेशनल स्टडी यानी अवलोकन अध्ययन जो है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड का एग्जांपल है। एडवांटेज देखें तो एक देखिए ये डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ रिसर्च को यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पर नुकसान ये है कि देखिए ये कॉजिलिटी को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, जैसा कि हम कर पा रहे थे एक्सपेरिमेंटल मेथड में। वहाँ पर हम कॉज फाइंड कर पा रहे थे, यहाँ पर कार्य का कारण स्थापित नहीं हो पाता है। और ऑब्जर्वर बायस भी होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, जो पर्यवेक्षक है उसका खुद का भी तो कहीं ना कहीं बायस है, वो पूर्वाग्रह है, और उसकी संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया।
हिस्टोरिकल मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि ये इतिहास के बारे में है, यानी ऐतिहासिक विधि से कहते हैं। तो यहाँ पर हम पास्ट इवेंट, जो भी चीज़ें हो चुकी हैं हमारे भूतकाल में, जो भी चीज़ें घटना जो भी हैं वो घट चुकी हैं, उसको हम अगर समझने की कोशिश करते हैं अपने जो है वर्तमान के स्वरूप में, वर्तमान की स्थिति में, और उसके हिसाब से हम फ्यूचर ट्रेंड्स यानी जो भी भविष्य के रुझान हैं उनको अगर हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च में आप यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को, यानी ऐतिहासिक दस्तावेज। यहाँ पर आर्काइवल रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो आर्काइव में रख दी गई हैं, तो वो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं जिनका आप यूज़ करते हो। आर्टिफैक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया सभ्यता के बारे में कि जो मानव सभ्यता है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए आपको बहुत सारा जो जैसे मोहनजोदड़ो, उसके बाद से जितने भी आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो उसके आर्टिफैक्ट्स, जैसे उसमें एक आर्टिफैक्ट्स है डांसिंग गर्ल, तो आपने डांसिंग गर्ल का स्टैचू लिया और उसको स्टडी करना स्टार्ट किया, उसको देखना स्टार्ट किया, फिर उसका कार्बन डेटिंग किया। तो ऐसे करके जो है ना आप आर्टिफैक्ट्स का भी यूज़ करके और जो है हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू पास्ट इवेंट के बेसिस पे प्रेजेंट कंडीशन को समझते हुए फ्यूचर ट्रेंड्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखें तो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये कॉन्टेक्स्ट दे देता है, यानी कि हमको संदर्भ प्रोवाइड कर देता है और डेप्थ में हम चीज़ों को समझ पाते हैं, और हमें हेल्प करता है कि कैसे कोई भी फेनोमेना का इवोल्यूशन हुआ, कैसे भी किसी भी घटना का विकास हुआ उसको समझने में। जैसे मानव प्रजाति का विकास कैसे हुआ, अगर इसको हम समझना चाहें तो इस इवोल्यूशन को हम देखते हैं हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू। डिसएडवांटेज देखें, अगर इसके नुकसान देखें तो देखिए ये रिलाई करता है अवेलेबिलिटी पे, यानी कि अगर कोई अभिलेख उपलब्ध होगा, कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होगा तभी तो आप कर पाओगे, अगर कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे इस चीज़ को। और सटीकता, यानी कितना एक्यूरेट है जो भी रिकॉर्ड है पहले का, वो क्या ज़रूरी है क्या कि वो बिल्कुल सटीक ही हो। तो ये दोनों डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। बात करें क्वालिटेटिव मेथड्स की, तो देखिए नाम से ही समझ में आता है कि ये गुणात्मक तरीके हैं, यहाँ पे गुण के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पर नंबर्स नहीं होते हैं। ये टोटली जो है फोकस करता है कि भाई मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर को समझना, और जो भी ऐसे रीजंस हैं जो इस बिहेवियर को शेप करते हैं, यानी इस तरह के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले जो कारण हैं उनको समझने पर भी ध्यान केंद्रित होता है क्वालिटेटिव मेथड्स में। ऐसे मेथड होते हैं जिसमें आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करते हो, आप फोकस ग्रुप के ऊपर जो है रिसर्च करते हैं, कंटेंट यानी सामग्री का विश्लेषण करते हैं, और एथनोग्राफी नृवंश विज्ञान, जहाँ पर आप जो है ना एथनिसिटी वगैरह जो है कल्चरल परिप्रेक्ष्य में जो भी उनके लोकल जैसे कल्चर के बारे में आप कुछ जानना चाहो, है ना, तो इन सब चीज़ों को जो है आप क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू जान सकते हैं। एडवांटेज इसका क्या है कि आप इसमें गहराई से समझ पाते हैं चीज़ों को, और ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, ये भी एक इसका एडवांटेज है कि जहाँ पर संदर्भ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ह्यूमन वैल्यूज़ और बिहेवियर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वहीं क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है वहाँ पे वैल्यूज़, बिलीव्स और बिहेवियर का कोई भी रोल नहीं होता है, यहाँ पर समृद्ध डेटा होता है। नुकसान ये है कि देखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अलग अलग इंसान के अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके, है ना, तो इसके वजह से ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, और इसको जनरलाइज करना, इसको सामान्यीकृत करना बहुत कठिन होता है। निष्कर्ष जो भी निकालोगे, जो भी फाइंडिंग होगा, तो वो सबके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। तो ये क्वालिटेटिव मेथड के कुछ डिसएडवांटेज हैं। वहीं क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में बात करें तो ये फोकस करता है कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा, जो कि क्वांटिफाइंग डेटा होता है, जो कि क्वांटिटी में होता है। और जैसे आप सर्वे, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हो, तो इसमें जो भी डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स में आता है, और क्वांटिटेटिव मेथड में हम न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ करते हैं। एडवांटेज होता है कि देखिए ये निष्पक्ष होता है, वो ऑब्जेक्टिविटी होती है यहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो सब्जेक्टिव नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिविटी के तरफ होता है, यानी सबके ऊपर ये जनरलाइज हो जाता है, तो जनरलाइजेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन होता है, और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर शेप नहीं करता है इसके रिजल्ट को। डिसएडवांटेज है कि देखिए कॉन्टेक्स्ट को ये ओवरलुक कर सकता है, नज़रअंदाज कर देता है संदर्भ को, कोई भी डेटा जो है ना वो असली पिक्चर नहीं बताता है ना। कई बार आप देखते हो ना, बोला जाता है कि 1 और 1 11, तो वैसे तो 1 + 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन जैसे एक व्यक्ति और एक व्यक्ति मिलके हो सकता है कि ये 11 व्यक्ति का जो है ना काम कर दें, ऐसा
कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही हो पाएगा, और ये क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू तो कभी नहीं हो सकता। और यहाँ डेप्थ नहीं होता है चीज़ों को, अगर इन डेप्थ समझना है तो ये नहीं बता पाएगा। ये सिर्फ ऊपर ऊपर आपको एक डेटा दे देता है, लेकिन इन डेप्थ जैसे आपको एक इसने डेटा दे दिया कि जैसे हंगर इंडेक्स ही है ना। हंगर इंडेक्स आप समझते हो। हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ना, अभी जैसे पब्लिश किया गया हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक बहुत अच्छा नहीं है ना। उसमें इंडिया का रैंक शायद जो है 111 है, ये पहले से भी ख़राब हो चुका है। 111 रैंक है 125 कंट्रीज़ में। और ये किस चीज़ का है? हंगर इंडेक्स, ये भूखमरी के ऊपर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का है ये रिपोर्ट, है ना। और पहले इसका 2022 में जो है इंडिया का रैंक 107 था, है, और ये जो है वो और बढ़ के 111 हो गया। लेकिन अगर ये तो नंबर हो गया, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड देखो तो आप भी देखते हो, मैं भी ऑब्ज़र्व करता हूँ कि किसी भी तरीके से इंडिया जो है 125 कंट्री में 111वें पे दिया हुआ है। इंडिया में इतना भूखमरी है ही नहीं जितना इस डेटा के थ्रू बताया जा रहा है। इसके कुछ कारण हैं, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहला एक कारण कि हमारे यहाँ जो मंदिर हैं, हमारे यहाँ जो मस्जिद है, हमारे यहाँ जो है वो गुरुद्वारा है, गिरजाघर हैं, चर्च, है ना, और ऐसे करके मठ हैं बहुत सारे। वो उनमें लगातार हमेशा किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई भंडारा होता रहता है। कोई मंदिर जो है वो शनिवार को और मंगलवार को भंडारा कर रहा है, तो कहीं मस्जिद में जो है वो फ्राइडे को कहीं हो रहा है दावत। वही अगर गुरुद्वारे में लंगर चलता रहता है जो कि 24/7 हर दिन चलता रहेगा। कहीं चर्च में जो है वो कुछ कहीं डिनर हो रहा है, कहीं लंच हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो एक्टिव रहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ कि गवर्नमेंट द्वारा लगातार जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL में जो रहते हैं, इनको फ्री राशन भी दिया जा रहा है ना। ये भी चीज़ें हैं जब से कोविड आया है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? आपको क्या लगता है कि इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इतने सारे कम्युनिटी सेंटर्स के रहते हुए, और कई स्टेट्स जैसे राजस्थान में जब कांग्रेस अभी पता नहीं, जब कांग्रेस था तो उस टाइम पे यहाँ पर इंदिरा रसोई चलता था। अब के दिन में भी वो चलता है, नाम ये लोग चेंज कर देते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है अपने हिसाब से नाम चेंज कर देती है। फिर दिल्ली में गौतम गंभीर जो हैं, जो BJP में हैं वो, तो उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे किचन चलाए जाते हैं जहाँ पर 5 रुपये में खाना दिया जाता है ना। और 5 रुपये आप जानते हो कि भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी 5 रुपये कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेता है ना। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में भूखमरी जो है वो हो सकता है? क्योंकि एक तो ये राशन वाला जो चीज़ है ये गांव-गांव तक पहुंच जाता है, और शहरों की बात करें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो ये नंबर्स दिखाता है और जो संदर्भ होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे यहाँ कांग्रेस हो, चाहे BJP की सरकार हो, चाहे NDA हो, चाहे इंडिया हो, है ना। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि इंडिया में ये हंगर वाली जो चीज़ है ना, ये जो डेटा दिखाता है ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ऑन ग्राउंड मैं भी देखता हूँ, मैं भी गांव में भी रहा हूँ, गांव में रहता भी हूँ, और शहरों में भी मैं गया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि भूख से तो हाँ ये हो जाता है कि कई बार कि 3 बार खाना ना मिल के किसी को 2 बार खाना मिल रहा है ना। लेकिन ये हंगर इंडेक्स जो दिखाता है कि मतलब यहाँ पे भूखमरी हो रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, ये नामुमकिन है। तो ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट को कई बार ये चीज़ें ओवरलुक कर देती हैं। यानी जो क्वांटिटेटिव मेथड है, ये क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू ही निकाला गया ये डेटा, तो ये संदर्भ को देखा नहीं है, इसमें गहराई नहीं है। ये बस ऊपर ऊपर डेटा देख के कहीं इन्होंने कुछ सैम्पल साइज लिया होगा। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और ये इनका सैम्पल साइज जो है वो होगा लगभग 50,000 का। अब बताइए कहाँ 140 करोड़, कहाँ 50,000, आपने कहाँ से सैंपल साइज उठाया और किस सिटी से उठाया, क्या किया और कैसे ये डेटा लाए, इसके बारे में इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जिसमें क्वांटिटेटिव मेथड जो है ना ये पीछे रह जाता है क्वालिटेटिव मेथड से, जहाँ पर क्वालिटेटिव मेथड बहुत ज़्यादा गहराई में चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं हम जो भी स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, इसको हम देखते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हम रिसर्च जब भी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं।
रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, यानी शोध के प्रश्न की या परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस है, इसको परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन है क्या। और ये जो हम हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन जो भी हम डिफाइन करते हैं ना, एक तो ये बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, है ना, वेग नहीं यानी कि किसी भी तरीके से ये भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ें हैं कि ये वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं, ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसके ऊपर रिसर्च आप कर सको। दूसरी चीज़ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी जो भी साहित्य है पहले से अगर उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च हो चुका है तो उसकी समीक्षा आप करते हो, रिव्यू करते हो उस लिटरेचर का। जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप एग्जामिन करते हो, उसमें कमियां ढूंढते हो, उसमें जो जहाँ भी रिसर्च गैप रहता है उस गैप को ढूंढते हो। तीसरा है रिसर्च डिज़ाइन यानी अनुसंधान डिज़ाइन। तो देखिए आप नमूना का चयन करते हैं, यानी कि आपने क्या किया, आप सैम्पल सिलेक्शन आपने किया, आपने मेथडोलॉजी को प्लान किया और डेटा कलेक्ट किया आपने, है ना। तो ये रिसर्च डिज़ाइन में कि कौन कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड होगा, सैम्पल सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा, मेथडोलॉजी कैसे क्या रहेगा आपका, ये सारी चीज़ें आप रिसर्च डिज़ाइन में करते हो। फिर डेटा कलेक्शन किया जाता है और डेटा संग्रह जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हो सर्वे के थ्रू, ऑफलाइन भी कर सकते हो घर घर जाके। आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो अलग अलग मीन्स से, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ सर्वे करके, कुछ इंटरव्यू करके आप डेटा कलेक्शन करते हो अलग अलग माध्यमों से। फिर डेटा एनालिसिस करते हो, जो भी डेटा आपने कलेक्ट कर लिया उसका विश्लेषण करते हो आप। अलग अलग टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप जो है ना वो उस डेटा को एनालाइज करते हो। स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स होता है जिनके थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, है ना। और डेटा को एनालिसिस करके आप इंटरप्रेट करते हो डेटा का, यानी उसकी व्याख्या करते हो। विश्लेषण किए गए डेटा से निष्कर्ष निकालते हो आप, जो भी कंक्लूजन्स हैं वहाँ तक पहुँचते हो एनालाइज डेटा का। जिन भी लोगों का काम आपने यूज़ किया है उसको आप मेंशन करते हैं ताकि आप जो है प्लेजियरिज्म से बचें, और दूसरी चीज़ की एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख सकें रिसर्च में। फिर रिपोर्ट करते हो और प्रेजेंट करते हो, जो भी आप रिसर्च होती है उसको रिपोर्टिंग करते हो, उसकी प्रस्तुति करते हो। और आपने रिसर्च पेपर जो है वो राइट किया, आपने थीसिस जो है वो बिल्ड किया, आपने शोध पत्र या थीसिस लिखा और फिर आपने अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया रिसर्च पेपर के थ्रू, और इसको अलग अलग जर्नल्स में कहीं पब्लिश कराते हो आप। और जब वो पब्लिश हो जाता है, जब उसको वैलिडेट कर दिया जाता है, तो आपका रिसर्च जो है वो सक्सेसफुल मान लिया जाता है। ये पूरा का पूरा रिसर्च का स्टेप होता है ना। अब हम आ जाते हैं थीसिस और आर्टिकल राइटिंग पे। तो देखिए थीसिस जो है वो एक डिग्री प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक छात्र द्वारा किए गए मूल शोध को प्रस्तुत करने वाला एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज होता है जिसे हम कहते हैं थीसिस। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी बहुत ही व्यापक और डिटेल्ड यानी बहुत विस्तृत डॉक्यूमेंट होता है, जो कि ओरिजिनल रिसर्च कोई भी स्टूडेंट जो है वो करता है किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो फॉर एग्जांपल आप पीएचडी करोगे तो वहाँ पर आप थीसिस लिखोगे और उस थीसिस को आप प्रेजेंट करोगे। अगर वो जो है वो थीसिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको आपका पीएचडी डिग्री मिल जाता है ना। तो ये होता है थीसिस, और इसमें आप जो है ना वो एकदम ओरिजिनल रिसर्च करते हो किसी भी टॉपिक को लेके। फिर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो थीसिस का टाइटल पेज होता है सबसे पहले, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार उसका लिख देते हो, फिर इंट्रोडक्शन आप लिखते हो, लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथडोलॉजी बताते हो, रिजल्ट्स को पब्लिश होता है, डिस्कशन किया जाता है, कंक्लूजन और रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें जो है ना अवेलेबल होती हैं इसमें। आर्टिकल राइटिंग के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं लेख लेखन, जहाँ पर शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करने वाले एक संक्षिप्त और केंद्रित टुकड़ा आमतौर पर अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है। तो जो आर्टिकल होता है ना वो एक कॉन्साइज और फोकस्ड पीस होता है प्रेजेंटिंग रिसर्च फाइंडिंग, जो भी रिसर्च फाइंडिंग होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए, और ये एकेडमिक जर्नल्स वगैरह में पब्लिश होता है। आर्टिकल राइटिंग इसको कहते हैं। और स्ट्रक्चर के बारे में बात करें इसकी तो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेज इसका भी होता है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगर हम बात करें तो फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, इसमें APA, MLA, शिकागो, IEEE ये आपके पास जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। और APA के बारे में बात करें, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है, और ये जो है ना आपको मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, ये सोशल साइंसेज में यूज होता है APA। ये रेफरेंसिंग का स्टाइल है। मैंने आपको बताया था ना कि आप जो है साहित्यिक चोरी से बचने के लिए जिनका भी वर्क यूज़ करो उनको रेफरेंस दिया जाता है। तो बहुत अलग अलग स्टाइल होते हैं रेफरेंस देने के। जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि इन टेक्स्ट साइटेशन होता है, जहाँ पर आप पैराफ्रेज करते हो और यहाँ पर ऑथर का नाम और फिर यहाँ पर ईयर, जैसे अभी 2024 का अगर कुछ डेटा आपने यूज किया तो वहाँ पर, और ऑथर का नाम यहाँ पर ऐसे आप दे देते हो। या फिर डायरेक्ट कोट अगर करना है तो आप ऐसे लिखते हो ऑथर, फिर ईयर, फिर
ऐसे P डॉट करके, और जैसे पेज नंबर मान लीजिए 102 है तो P102 ऐसे लिख के और ऐसे ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो ऐसे भी करके आप जो है ना वो करते हो। फॉर एग्जांपल रेफरेंस लिस्ट अगर दिखाया जाए तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करोगे, बुक्स ऐसे लिखा रहेगा बुक्स, और बुक्स के नीचे यहाँ पर एक पॉइंट देके यहाँ पर ऑथर, और यहाँ पर ऑथर का मान लीजिए नाम हो गया, ये ईयर हो गया, फिर यहाँ पर टाइटल ऑफ वर्क हो गया उनका जो भी हो गया, और कैपिटल लेटर का आप यूज़ करोगे, है ना, कैपिटल लेटर सब टाइटल पब्लिशर के लिए भी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्मिथ J 2020, और इसका टाइटल हो जाएगा रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल हो गया, है ना, और यहाँ पर लिख के, और पब्लिशर मान लीजिए कि बहुत सारे पब्लिशर, जैसे विली है तो विली यहाँ पर लिख दोगे पब्लिशर का नाम। जैसे बहुत सारे पब्लिशर होते हैं ना, एस चंद है ना, तो उसका आपने नाम मेंशन कर दिया। तो ये होता है तरीका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का। अब इसके बाद आ जाते हैं MLA। तो इसको भी जो है ना, ये इसमें ऑथर डेट साइटेशन होता है, इसको ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ किया जाता है MLA को। इसको हम कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और ये ह्यूमैनिटीज़ में प्राइमरली यूज़ होता है। और इसमें भी इंटेक्स साइटेशन अगर आप करते हो तो ऑथर का नाम और लास्ट नेम ऑथर का जो नाम होता है उसमें लास्ट नेम आप लिखोगे और पेज नंबर लिख देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्मिथ नाम है तो स्मिथ, और पेज नंबर 45 यूज़ किया तो 45, ये तरीका होता है ना। और अगर आप बुक्स को साइट कर रहे हो तो आप जो है लास्ट नेम लिखोगे, फिर फर्स्ट नेम लिखोगे, उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक लिखोगे, पब्लिशर का नाम लिखोगे और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे आपने लिखा स्मिथ, फिर यहाँ पर जॉन, फिर यहाँ पर कुछ भी टाइटल जो भी होगा वो, और फिर यहाँ पर पब्लिशर का नाम लिख दोगे विली, और फिर 2020। ये हो गया तरीका, है ना, MLA का। तो ये अलग अलग तरीके हैं। और फिर आ जाते हैं हम शिकागो में। तो शिकागो शिकागो को हम कहते हैं शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल भी जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है ना अलग अलग डिसिप्लिन में यूज़ होता है, जैसे हिस्ट्री में, बिजनेसेस में, है ना, फाइन आर्ट्स में यूज़ होता है। और इसमें 2 सिस्टम होते हैं, नोट्स और बिब्लियोग्राफी और ऑथर डेट, 2 सिस्टम होते हैं। अगर नोट्स और बिब्लियोग्राफी देते हैं तो इसमें फुट नोट के बारे में होता है, जिसमें आप ऑथर का नेम लिखते हो, फिर वो काम जो भी, जैसे ऑथर का नेम यहाँ पर जॉन हेस्टिंग्स एग्जाम्पल है, जॉन हेस्टिंग्स आपने लिखा, और रिसर्च मेथडोलॉजी यहाँ पर लिख दिया, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिखोगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ भी वो जो भी पब्लिशर हैं उनका एड्रेस वहाँ पर लिख दोगे। फॉर एग्जांपल जैसे न्यू दिल्ली, और यहाँ पर लिख दिया आपने एस चंद 2020, है ना, तो ये हो गया। और पेज नंबर इसके बाद आप लास्ट में मेंशन कर दो, जैसे 45। तो ये तरीका हो गया। ये है शिकागो स्टाइल कहते हैं इसको। इतना आपको इन डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। और फिर हमारे पास आता है क्या, IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये आपको पहले भी पढ़ाया था। ये टेक्निकल फील्ड में यूज़ होता है, टेक्निकल फील्ड्स में यूज होता है। और इसमें नंबर दिया जाता है ना, नंबर्ड साइटेशन होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे ऐसे करके दे दिया जाता है 1 से 2 ऐसे करके, है ना। तो ये होता है इसका तरीका। तो ये फॉर्मेट जो भी हैं, ये APA, MLA, शिकागो और IEEE अलग अलग स्टाइल्स हैं, उनके अलग अलग रूल्स और कन्वेंशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें इनके जो डिटेल गाइडेंस में काफ़ी हेल्प करते हैं हमें। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च अगर देखें तो सबसे मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रिसर्च में कैसे क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले ICT यानी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आप डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप ऑनलाइन सर्वे यानी ऑनलाइन सर्वेक्षण, डिजिटल इंटरव्यू यानी डिजिटल साक्षात्कार और डेटा माइनिंग यानी डेटा खनन में यूज़ करते हैं ऑनलाइन के लिए। अब देखते हो आजकल डिजिटल इंटरव्यू हो जाता है, एक आप अपने रूम में बैठे हो, कहीं पे कोई इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, वो आपसे इंटरव्यू ले रहा है। फिर ऑनलाइन सर्वे भी हो जाता है। बहुत सारे आपके पास, जैसे यूट्यूब आप देखते हो तब भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसके बारे में पूछ देगा, आपसे वीडियो के बारे में पूछेगा कि जो भी वीडियो उसने रेकमेंड किया वॉज दैट वीडियो गुड फॉर यू। तो आप वो ऑनलाइन सर्वे हम कहते हैं। ये हेल्प करता है ICT हमें इन सारी चीज़ों में। डेटा विश्लेषण में भी हमारा मदद करता है, जैसे SPSS R और NVivo जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा एनालाइज करने में हमारी मदद करते हैं ICT के थ्रू।
फिर लिटरेचर रिव्यू, तो लिटरेचर रिव्यू में हमें मदद करता है जो भी साहित्य है उसकी समीक्षा करने में। आप अगर रिसर्च करते हो और लिटरेचर का रिव्यू करना चाहते हो तो पहले क्या होता था कि आपको लाइब्रेरीज में जाना होता था, ऐसे आर्टिकल्स को खोदना होता था, लेकिन आज डिजिटल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं और इनका यूज़ करके, डेटाबेसेस का यूज़ करके आप जो है ना लिटरेचर रिव्यू करते हो। और इसके एग्जांपल हैं पबमेड और JSTOR, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप लिटरेचर रिव्यू जो है वो कर सकते हो। फिर कोलाब्रेशन में हेल्प करता है, यानी सहयोग में। तो आपस में अगर कोई टीम के तौर पे काम करना चाहता है, कोई ग्रुप है वो कोलाबरेट करना चाहता है, तो वो गूगल डॉक्स, मेंडली और जोटेरो जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके वो कोलाबरेट भी कर सकता है। तो इसके थ्रू भी रिसर्च में आपको मदद मिलता है, ICT का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। फिर पब्लिकेशन और डिसेमिनेशन, यानी कि प्रसार करने में, चीज़ों को जो है वो अलग अलग जगहों तक भेजना है। तो पहले आपको बहुत प्रॉब्लम होता था किसी भी चीज़ को सेंड करने में। आज के डेट में प्रकाशन और प्रसार बहुत आसान बन गया है। ऑनलाइन जर्नल्स हैं, डिजिटल रिपोजिटरीज़ हैं, सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू आप अपने काम को जो है विश्व के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है ना एक ग्लोबल विलेज बन चुका है ना। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं आपके पहुंच के अंदर हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हो और डिसेमिनेट कर सकते हो अपने काम को। मैंने आपको बार बार बताया कि एकेडमिया करके एंड्रॉयड का भी इसका ऐप आता है, iOS में भी इसका ऐप है, वेबसाइट भी है, जहाँ पर आप अलग अलग रिसर्च पेपर्स को पढ़ भी सकते हो, अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश भी कर सकते हो, साइट भी करवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो ये है रिसर्च एथिक्स। तो यहाँ पर जो है ना एथिक्स के बारे में बात हो रहा है, जहाँ पर मूल्यों के बारे में बात होगा। तो अनुसंधान में क्या क्या मूल्य होने चाहिए, तो सबसे पहला कि सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। जिसका भी आप जिनको भी ले रहे हो अपने रिसर्च में, जिनको भी यूज़ कर रहे हो, उनको आपने पूरी जानकारी देना है उस रिसर्च के बारे में, उनका क्या क्या उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव आ सकता है उस रिसर्च के थ्रू, उनका कितना प्राइवेसी जो है वो उस रिसर्च में यूज़ होने वाला है, या फिर कितना ज़्यादा जो है उनके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक होने वाली। ये सारी चीज़ें जो है ना उनको पूरी तरीके से इन्फॉर्म करोगे, उनको किसी भी तरीके का अंधेरे में आपको नहीं रखना है ना। तो रिसर्च के बारे में सभी चीज़ें जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी प्रतिभागी हैं, उनको स्वेच्छा से बताना है। अगर वो स्वेच्छा से तैयार हैं वो चीज़ करने के लिए, अगर वो अपना कंसेंट देते हैं वॉलंटरीली तरीके से, तभी जो है उनके सहमति के बाद ही आप जो है ना वो रिसर्च में आपको आगे बढ़ना है, और तभी आप जो है वो मूल्यों का पालन करोगे, तभी आप रिसर्च एथिक्स को, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख पाओगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी डेटा आपके पास आएगा उसको गोपनीय बनाना आपकी जिम्मेदारी है एज ए रिसर्चर। तो आप जो है जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो भी प्रतिभागी हैं, उनके डेटा की गोपनीयता की रक्षा करना है आपको, और बिल्कुल इसको लीक नहीं होने देना है, ताकि उनका प्राइवेसी का हनन ना हो सके। फिर किसी भी तरीके का नुकसान से आपको बचाव करना है। ये सुनिश्चित करना है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो भी प्रतिभागी हैं, उनको कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल यानी कि शारीरिक या फिर मनोवैज्ञानिक नुकसान ना पहुंचे, किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल हार्म ना पहुंचे। फिर ईमानदारी यानी इंटीग्रिटी का भी ध्यान आपको देना है कि अनुसंधान के जो संचालन है और रिपोर्टिंग है, इसमें पूरी तरीके से ईमानदारी बरती जाए, पूरी तरीके से पारदर्शिता जो है वो बनाई रखी जाए। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, इन दोनों में कभी भी आपको जो है बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना है। आपको अपने मूल्यों से किसी भी तरीके का समझौता करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऑनेस्ट रहना है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, ताकि जब भी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, जब भी आप रिसर्च को रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपके ऊपर भी विश्वास जो है पार्टिसिपेंट्स का भी बना रहे, और जो आपके रिसर्च को यूज करने वाले हैं उनका भी बना रहे। प्लेजियरिज्म से बचना है आपको, साहित्यिक चोरी से बचना है। तो दूसरों के काम को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर एक्नॉलेज करो। अगर आप उनको एक्नॉलेज नहीं करोगे तो वो उसको प्लेजियरिज्म कहा जाएगा। अभी हमने देखा ना, जो रेफरेंसिंग स्टाइल्स में देख रहे थे हम, APA का, शिकागो का, IEEE का, तो उन सभी रेफरेंसिंग स्टाइल को क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि किसी का भी काम आप अपने नाम पे जो है पब्लिश ना कराओ, ना ही उनके काम को यूज़ करो। तो प्लेजियरिज्म फ्री रिसर्च जो है वो रिसर्च एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तभी आपका रिसर्च जो है वो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा विश्वसनीय बनेगा, और लोगों को आपके ऊपर जो है विश्वास होगा। तो बिल्कुल जिसका काम है उसको मेंशन करिए। तो ये जो है आपका ओवरऑल रिसर्च यहाँ पर एंड होता है, और हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड यानी यूनिट 2 जो है यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और बहुत नई नई जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिली हूँ, ऐसा मैं होप करता हूँ।
और जैसे एक लर्नर ने बोला था कि सर आप जो है रिसर्च के बारे में उन्होंने बोला था कि जो भी रिसर्च के मेथड्स हैं उनके कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर नोट्स में बता दीजिए। तो मैं आपको जो भी की पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वैसे तो मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड है तो यहाँ इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका की पॉइंट हो जाएगा कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का। फिर इसका एक की पॉइंट हो जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा, है ना, क्वांटिटेटिव डेटा। एक हो जाएगा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो ऐसे करके ये इसका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर रैंडम असाइनमेंट होता है। एडवांटेज है कि इसका इंटरनल वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, इंटरनल वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बता पाता है, कॉज इफेक्ट। तो ये इसके पॉइंट्स हो गए। ऐसे ही अगर हम डिस्क्रिप्टिव को देखें तो वहाँ पर इसका पर्पज़ क्या होता है, डिस्क्राइब करना कैरेक्टरिस्टिक को, और इसके कुछ की अगर पॉइंट्स देखें तो डेटा को कलेक्ट करना क्वेश्चनायर्स के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव मेथड में आ जाती हैं। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स जो है ना मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिएगा। बाकी इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।